हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। इट मीन्स इंग्लिश में बोलेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। ये 8th क्लास का टॉपिक है, सिविक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट का देर का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है उसके बारे में ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अभी इस पर फोकस करिए। उससे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग कोशिश करिए कि इस सब्जेक्ट को अच्छे से डीपली अच्छे से पढ़ना है विद फनी माहौल के साथ में। और दूसरा, आपको इसमें प्रैक्टिस भी करना है। क्वेश्चन आंसर भी मैं चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद वीडियो लेके आऊँगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने आएंगे। तो आपको कोशिश करना कि कंटिन्यू इसको देख रहा है और अपने दोस्तों को बोलिए कि एक अच्छे से क्लास लग रही है उसको शेयर भी करिए। और दूसरा, आप बेल आइकन नहीं दबाया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। और डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से आपको इनपुट्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ से आपको जिस वीडियो पर जाना है। इसके साथ में दूसरे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे वीडियो आ रखे हैं उनका भी लिंक ऐड कर दूंगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और मेरे साथ जुड़िए, स्टडी JRD फैमिली के साथ जुड़िए। आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, इतना मेरा विश्वास है आपके साथ। तो आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब आ जाते हैं मुख्य लक्षण संविधान के, और यहाँ से हमारा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या संविधान क्या होता है, और इसमें जो हमने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ स्टार्टिंग का। फिर देखा था हम लोगों ने कि नेपाल का संविधान देर का, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देर की ब्रीफ में। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसका थोड़ा सा बीच में दिया, और मैंने आपको समझाया था कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसमें कौन कौन से थोड़ा सा प्रोविजन किया गया है। इससे रिलेटेड आपको देखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वाले वीडियो, तो आपको मैं इसके लिंक ऐड कर दूंगा, वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं कैसे स्टार्ट हुई थी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और फिर असेंबली बनने के बाद में ये हमारा जो संविधान हुआ था इसके लिए प्रोसेस उन्होंने किया था। और फिर क्या हुआ, लास्ट में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। किसका? हमारे देश का, भारत का। तो जो भारतीय संविधान है इसके अब क्या देखना है, मुख्य लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ब्रीफ में है। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, उसका भी ये काम आने वाला सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो आप लोग कोशिश करिए इसको अच्छे से डीपली पढ़ने का कोशिश। अब यहाँ क्या देर का, बाय द बिगनिंग टू द 20th century द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है दशक, मतलब 10 वर्ष का क्या होता है, 10 वर्ष होंगे तो क्या बनता है, एक क्या बन जाता है हमारा, डिकेड बनता है, मतलब दशक बनता है। और सेवरल में बहुत सारे वर्षों में हम लोगों ने क्या किया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसे क्या हो गया, कई दशक में पुराना हो चुका है आते आते हमारा। और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्या किया, राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। मतलब हम जो अभी जी रहे हैं, जहाँ पर हम लाइफ अपना एजुकेशन ले रहे हैं, हेल्थ को भी काम कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर भी पूरे इंडिया का, भारत का, समाज का, इसका क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसके मेन फीचर क्या, पीछे का कारण क्या है, इन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया संघर्ष। जितने भी लोग थे उसमें भारतीय आंदोलन से, सभी लोगों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। कैसा नहीं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में डिस्कशन करें कौन कौन लोगों ने कैसे रोल अदा किया था। तो इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र भारत किस प्रकार होना चाहिए, उन्होंने इस पर डिस्कशन किया था। फिर संविधान सभा बनी और उन्होंने क्या किया, हमारे सामने बहुत सारे एक सिस्टमेटिक ला के रखा हुआ है जो हमारे मेन फीचर्स है, जिसके बगैर हमारा संविधान नहीं चल पाएगा। तो आपको ध्यान देना कि संविधान कितना इंपॉर्टेंट है, उसके मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों का मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य की लंबी अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। मतलब जो इंडिया है, फ्रीडम जो हमारा या इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, उसमें क्या चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए हमारा। डेमोक्रेटिक मैंने पहले समझाया हुआ है, फिर समझा देता हूँ। मतलब एक जनता का शासन होना चाहिए, जो जनता के लिए हो और जनता के द्वारा ही शासित हो, और जनता उसके ऊपर रूल भी करे और जनता खुद के ऊपर रूल्स रेगुलेशन लागू भी करे। तो ये कौन, लोकतांत्रिक हो जाता है। और एक ये देर का औपनिवेशिक शासन दे रखा है, और यहाँ आपको दे रखा होगा कॉलोनियल, इधर दिया हुआ कॉलोनियल फ्रीडम हिस्ट्रिकल नेशनलिस्ट हैड डेवलप्ड डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम ऑफ इमेजिनिंग एंड प्लानिंग विथ व्हाट आर फ्री इंडिया वुड बी लाइक अंडर द ब्रिटिश द हैड बीन फोर्स्ड टू
ओबे रूल्स। अब उन्होंने क्या किया अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए, और यहाँ आ गया देखो कॉलोनियन। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, एक कॉलोनी होती है ना अपनी, जहाँ पर क्या किसी ऊपर का या एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या रहता है, शासन रहता है। वैसे ही एक कंट्री के ऊपर क्या हो जाएगा, किसी अदर कंट्री का यहाँ के शासन होगा। ये मान लीजिए बी कंट्री है और ये है ए कंट्री। ए तो हो गया कौन, ब्रिटेन, और बी कौन हो गया, भारत। तो भारत क्या करेगा, इसके अंडर में रूल चल रहा है, और ये क्या करी हमारे ऊपर बाहर से आकर शासन करती है। मतलब इसने उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन का पार्ट नहीं बनाया, लेकिन बाहर से आके यहाँ पर क्या कर रही है, शासन कर रही है ज़बरदस्ती। तो उसको अपना एक कॉलोनी बना दिया है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलोनियन रूल्स बोलते हैं, कॉलोनियन शासन बोलते हैं, या हिंदी में बोलेंगे औपनिवेशिक शासन बोले। उन्होंने क्या किया, पैसा निवेश किया, निवेश, और फिर उसके बाद रूल रेगुलेशन अपने अनुसार चला रही है। तो हमारा खुद का नहीं चल रहा, उसको क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई बच्चों, औपनिवेशिक राज्य। तो भारत क्या बन गया, ब्रिटेन का एक औपनिवेश बन गया, और हम लोग खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, हम किसी के गुलाम बन गए। तो ये क्या बन जाएगा, कॉलोनियन, या इंग्लिश में बोलते कॉलोनियन, कॉलोनियन स्टेट। ये आपको ध्यान दे। तो भारत किसका था, ब्रिटेन का था। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या देर का है, उसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। अब इसमें ये बोला कि जो एवरी सिटीजन है उनको क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए बच्चों, इक्वल राइट, उसको रेस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए और इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। और सरकार मतलब जो पार्लियामेंट अपनी गवर्नमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। हम पार्टिसिपेट करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, एक राइट्स मिलेगा, उसको हम प्रॉपर तरीके से क्या कर कहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको कैसे हमें प्रिपेयर करना है, इसको बनाना कैसे है, उसका सेटअप क्या करना है, उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, ये हमने किसने तय किया, इंडियन पीपल ने क्या किया उस समय के जो हमारे फ्रीडम फाइटर वगैरह थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर काम भी कर रहे थे, और उनके कामकाज के नियम क्या होंगे। अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होगी, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, उस समय के लोग डिसाइड करने वाले हैं। तो उन्होंने बहुत फ्यूचर की सोच के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ये काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया है। 1946 में 300 लोग कैसे, तकरीबन स्टार्टिंग आपको बताया था मेंबर कितने थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, 389 कितना हो गया 389। और ये 1946 में एक संविधान सभा बनी थी और कैबिनेट मिशन के अनुसार, और उसमें इन लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, फिर डिस्कशन किया और हमारा एक संविधान बना के दिया। तो संविधान सभा के सदस्य थे और भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी लगभग 3 ईयर्स तक क्या किया, अलग अलग मीटिंग वगैरह की और डिस्कशन किया, और हमें क्या चाहिए, अपना एक सिस्टमेटिक क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम था। ठीक है ना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसने क्या किया, बहुत सारा एक सिस्टमेटिक बना के हम लोग को एक शानदार और एक बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए वो भी दिए, और गवर्नमेंट कैसे काम करेगी वो भी दिए, और हमारी ड्यूटीज़ क्या ये भी सब कुछ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स में लिख के दिया। और उस डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्यूमेंट मतलब एक बुक, किताब, और जो जिसमें क्या रूल्स रेगुलेशन हमारे लिखे हो उसको बोलते हैं हम दस्तावेज, और दस्तावेज का नाम हो गया हमारा भारतीय संविधान। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये इंट्रोडक्शन था इसका, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ क्या बोला हुआ है, संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने क्या थी, एक बड़ी जिम्मेदारी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे ना, उनके ऊपर क्या थी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हमें जैसे स्कूल में कुछ काम करते हैं, घर पे कुछ काम करते हैं, मम्मी पापा आपको बोलते हैं आज से ये काम तुझे संभालना है, तो हम क्या करते हैं, उसको संभालना पड़ेगा अच्छे से। तो हमारे ऊपर क्या आ जाती है, जिम्मेदारी। जैसे आप स्कूल में कैप्टन बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं अपनी क्लास का, अपने घर का मुखिया बन गए मान लीजिए बड़े होके, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा, अन्यथा लोग करेंगे ये किस काम का कैप्टन, कोई काम का नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती। इन लोगों की भी क्या थी, उस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनको फ्यूचर तय करना था। और देश के कई समुदाय थे, इसमें देश में क्या थे, हमारे समुदाय बहुत सारे क्या थे, कम्युनिटीज़ थे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ थे, और स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, belonged to different religions and had distinct culture। अब यहाँ पर भी क्या अलग अलग कल्चर भी है, भाषा भी अलग है, धर्म भी अलग है, और
अलग अलग कल्चर भी है। तो इस वजह से हमें क्या आएगी, प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। तो ये आपको ध्यान देना। एक जैसी संस्कृति थी वैसे भी सब संविधान लिखा जा रहा था, तो उस समय हमारा देश काफ़ी भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि इस समय भारत का विभाजन भी साथ में होने की तैयारी में चल रहा था। और 1947 में क्या हुआ, 14 अगस्त को ही क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत मतलब टुकड़ों में बंट गए धर्म के आधार पर। कितना बड़ा हमारे सामने प्रॉब्लम था, फिर भी हम क्या रहे, एक यूनाइट रहे और धीरे धीरे करते अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छे से प्रिपेयर किया और सभी कंट्री को क्या किया, एक यूनाइट करने का काम भी है। तो ये ज़रूरी है, हमारी क्लास में भी हमें ऐसे करना चाहिए। देखो ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या करना था, पार्टिसिपेशन करना था, वो भी क्या हो गया, फिक्स हो गया था। द पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट, सम ऑफ प्रिंसली स्टेट रिमेंट undecided about their future and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal। तो यहाँ तक जो आपका दे रखा है, इसमें क्या इंडिया पाकिस्तान का क्या होगा, विभाजन हो गया। तो कुछ ऐसी जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हमारे यहाँ क्या थी, एक तो थे प्रोविंस, हिंदी में प्रोविंस को बोलेंगे प्रोविंस, और प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत। और जो कितने थे, टोटल थे 12, कितने भाई, 12 प्रांत थे। और 12 प्रांत में किसका कंट्रोल था, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उसको ब्रिटिश प्रांत भी बोलते हैं। और कुछ ऐसे एरिया थे जो देसी एरिया थे, जहाँ पर राजा रूल करते थे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती थी, वहाँ की पार्लियामेंट एक व्यक्ति को बैठा जिसका नाम था पॉलिटिकल एजेंट, वो बैठ के इनको इन्फॉर्मेशन देता रहता। ऐसे लगभग 565 क्या थी, 565 5 के साथ एक बढ़ाओ, फिर वापस 5 एक घटा देना है, तो 5 6 5। और ये क्या था, ये हमारी देसी रियासत है, देसी रियासत। और यहाँ पर कौन रूल करता था, राजा, नाम का था, लेकिन काम किसका करते थे, ब्रिटेन के लोग करते थे। लेकिन फिर भी ये क्या था, अपना हम राजा माने हुए थे कि हम तो राजा है, नाम के ही चलो, लेकिन राजा जरूर है। तो ऐसे लोग भी थे। अब इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसली स्टेट भी बोलते हैं। प्रिंसली का मतलब क्या होगा, राज, और स्टेट का मतलब क्या होगा, राज्य। तो देसी रियासत होगी ऐसी। तो ये लोग क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें कहाँ पाकिस्तान में जाना है या भारत में आना है। कन्फ्यूजन सॉल्यूशन का कोई पता ही नहीं है। कौन, ये जो प्रिंसली स्टेट है। तो कुछ तो डिसाइड के लिए हमें फिक्स है, कुछ ऐसे थे उनको पता ही नहीं कहाँ जाए। हम फ्रीडम अपने पास रखें, फ्यूचर क्या होगा, पाकिस्तान में चले जाए तब भी प्रॉब्लम, इंडिया में रहे तो उनको लगा तब भी प्रॉब्लम। फिर बोलते हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, फिर देखते नहीं हम तो ज़्यादा, हमारे पास से क्या है, रिसोर्सेज नहीं है, हम लोग फ्यूचर अपना अच्छा बना नहीं पाएंगे। तो ऐसे कन्फ्यूजन में थे, वो डिसाइड कुछ कर नहीं पा रहे किधर जाना है। ऐसे क्लास में वो बच्चे भी होते, कोई डिसाइड नहीं कर, कोई फ्यूचर नहीं उनका, लेकिन उनको जब डिसाइड करना स्टार्ट कर देते उनका एक बेहतर भविष्य बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन इनके सामने थी। तो कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, उनका भविष्य इधर हो, और उनको किधर जाएगी पता ही नहीं है, इधर जाना उधर जाना, यस नो में कोई आंसर नहीं इनका। जब तो आप कन्फ्यूजन में रहते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कन्फ्यूजन नहीं है तो यस या नो में आपका फैसला कन्फर्म हो गया। लॉस होगा तब भी आपकी जिम्मेदार, नहीं होगा तब भी आपकी जिम्मेदार। तो जनता की सामाजिक और आर्थिक, इट मीन्स हिंदी में सामाजिक, समाज, जो समाज में जनता क्या है, समाज को कैसे रहना है, जाति का अदब, धर्म का अदब, ये सब चीज़ें, और उनकी स्थिति क्या होगी। फिर देर का आर्थिक स्थिति भयानक थी। अब वो कन्फ्यूजन थी, यदि पाकिस्तान बन गया तो हम लोग किधर जाए धर्म के नाम पर। तो इसलिए क्या हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। पाकिस्तान से भारत में आए और भारत से पाकिस्तान गए, हज़ारों की संख्या में लोगों की डेथ भी हुई थी, इधर से उधर गया, उधर से इधर गया। तो पूरी हमारी डेमोग्राफी भी क्या होगी, चेंज होगी। मतलब डेमोग्राफी उसको बोलेंगे जहाँ पर लोग रहते हैं, जनता को, उसको बोलते हैं जननांकी, जनता को। तो जनता यहाँ से उठ के दूसरी जगह गई और दूसरी से उठ के यहाँ आई, तो इसका क्या हुआ, चेंज होगा, पूरा सोशल स्ट्रक्चर ही चेंज होने लगा। और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, क्योंकि अपना धन दौलत सभी लोग पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ भारत में आए, या भारत वाले छोड़ के पाकिस्तान में चले गए। तो उनका पूरा सिस्टम क्या हो गया, ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन क्या करें, हमारे सामने कंडीशन थी। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के सामने सारे मुद्दे थे, उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, हमें क्या क्या करना है। क्योंकि इसका टाइम पीरियड क्या है, 1946 से लेकर 1950 तक का क्या है, पूरा सिस्टम है उनके। और उसी के बीच में क्या होता है, 1946 से लेकर 1949 लास्ट तक होता है। फिर आता है
1950 में जहाँ पर संविधान लागू होता है, लेकिन यहाँ तक बनता है ना भाई। और फर्स्ट मीटिंग कब होती है? 9 दिसंबर। इसको आपको दिसंबर समझना है तो अलग से मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसमें जरूर देख लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनते हैं अध्यक्ष। तो यहाँ से इसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो प्रोसेसिंग वो स्टार्ट होती है। और ये कब जाती है? ये जाती है 26 नवंबर 1949 तक। यहाँ संविधान सभा की पहली बैठक, और यहाँ पर क्या होता है, संविधान सभा बन के संविधान बन के तैयार होता है। और अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी को होती है और 1950 को होती है। तो ये पूरा टाइम पीरियड, आप इसी के बीच में क्या हो रहा है, भारत का विभाजन भी हो रहा है और भारत को आज़ादी भी मिल रही है। कब? 15 अगस्त 1947 को। तो ये सब इश्यूज उनके सामने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने भी थे, तो कन्फ्यूजन हो रही थी। लेकिन उन्हें अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहुत बहादुरी से पूरा किया और देश को एक कल्पनाशील दस्तावेज, इमेजनरी डॉक्यूमेंट्स दिया, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। अब उन्होंने क्या किया, ये सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अपने आप को दृढ़ निश्चय रखा और बहादुरी के साथ क्या किया, इन सब इश्यूज़ को सॉल्व किया, रिजॉल्व किया, मतलब समाधान किया। जो अब इनके सामने जो मुद्दे थे ना, अब मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या करना है, घर में कोई मम्मी पापा किसी की बीमारी हो गई कुछ, उनको भी ठीक करना है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहा होगा, वो भी आपको करना है। तो दोनों में क्या कन्फ्यूजन, घर का काम निभाऊँ, पढ़ाई करूँ, स्कूल में बराबर जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करके एक सिस्टमेटिक दोनों काम को संभाल लेते तो क्या हो जाता है, आप लोग सक्सेस हो जाते हैं। तो ऐसी यहाँ कंडीशन बनती है। यदि कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग भी होते हैं तो उनके साथ फैमिली का कुछ मैटर हो गया, बराबर पैसे नहीं आ रहे हैं, दूसरे ऊपर से हम जॉब भी नहीं मिल रही है, तो कहाँ जाए, और घर में बड़े मेम्बर भी है, छोटे बच्चों को पढ़ाना भी है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन बनती है। तब इन हिस्ट्री से और हमारे संविधान निर्माता तो सीखते हैं कि उन लोगों ने भी संघर्ष किया और देखा था और अपना एक बेस्ट संविधान बना के दिया। तो ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको क्या किया, उन्होंने निभाया और पूरा किया और ऐसा संविधान बना के दिया जो आज हमें प्राउड फील होता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस लेवल का है। तो राष्ट्रीय एकता को उन्होंने क्या किया, नेशनल यूनिटी को बनाए रखा, सबको साथ में भी लिया। दूसरा उन्होंने डाइवर्सिटी को भी क्या किया, सबके प्रति रेस्पेक्ट भी दिया, जैसे अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़, आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो सभी कास्ट को साथ में लिया, सभी अपर वाले डाउन वाले जितने भी हमारे जो रिलीजियस ग्रुप वगैरह थे उनको भी साथ में लिया, जो सोशल या इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड थे उनको भी साथ में लिया। जो जो व्यक्ति कहाँ था, ट्राइबल्स हो गए, अनुसूचित जनजाति हो गई, इन सब को ऐसा सिस्टम बना के सबके प्रति रेस्पेक्ट देने का काम किया। महिलाओं को भी आगे लेके आए, बड़े बुजुर्ग को लेके आए, उन सबको क्या दिया, राइट्स दिया। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया वो सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन का क्या होगा, मतलब ये उन्होंने काम किया था। और फिर क्या दिया, एराडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज एम्फसाइजिंग द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग दियर रिप्रेजेंटेटिव। अब उन्होंने क्या किया, जो जनप्रतिनिधि थे, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन क्या हुआ, गरीबी को हटाना, गरीबी को कम करना, इसको बोलते गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी को क्या बोलेंगे, पॉवर्टी। और उन्मूलन का मतलब क्या हो गया, इराडिकेटिंग हो पॉवर्टी, मतलब गरीबी को क्या करना, उन्मूलन करना, उसको हटा देना। और जनप्रतिनिधियों के चयन में भी जनता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो हमारे MLA MPs है वो हमारे क्या है, जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए लोग, उनको भी उन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका पीपल को दी, जनता को दी। राइट टू वोट दिया हमें, क्या दिया, राइट टू वोट। तो उसी का हम यूज करके क्या करते हैं, अपने राइट्स को और अपने डेवलपमेंट को कराने के लिए इन पीपल को भेजते का पार्लियामेंट में और विधानसभा में। तो ये सब काम किसने किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया भाई, सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट था। अब यहाँ क्या देर का है, लिस्टेड बिलो आर द स्काई द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है, कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया, मतलब क्या जो मेन की फीचर्स है उसके बारे में हमारे यहाँ 8th क्लास में दिया हुआ है, वो आपको अब ध्यान देना है। वाइल रीडिंग दिस कीप इन माइंड द अबव मेंशन्ड कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ this document were grappling with. Try and understand the ways in which they tried to balance
these concern with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society। अब ये चीज़ें हमें हमारे संविधान में दे रखी है, तो इसका कुछ मीनिंग निकलता होगा, वो यहाँ पे आपको देख रहा है। हमें क्या करना है, एक तो हमारी डाइवर्सिटी को बनाए रखना, सभी धर्म के नाम पर लोग, अलग अलग प्रजाति के नाम पर लोग, अलग अलग जेंडर के नाम पर लोग, ये सब क्या रहने चाहिए, ये सब डाइवर्सिटी है। अलग अलग कपड़े आपने अलग पहले, सभी सबकी क्या लैंग्वेज अलग है, सबकी एक नहीं है। नॉर्थ में जाएंगे तो हिंदी ज़्यादा बोली जाती, साउथ में जाएंगे तो इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती। तो ये सब क्या, लैंग्वेज के नाम पर डाइवर्सिटी, धर्म के नाम पर डाइवर्सिटी, कल्चर के नाम पर डाइवर्सिटी। तो इन सब को भी क्या करना, हमें रेस्पेक्ट देना और अपने साथ में रह लेके चलना। और उनके बाद में क्या करना, हमें एक भी रहना, यूनाइट भी होना है। तो हमें क्या चाहिए, भारत माता की जय, मतलब क्या है, हम लोग यूनाइट है, एक है। और सामाजिक आर्थिक सुधार भी करना है, इसमें क्या करना, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म भी करना है। तो ये भी किसने दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये सब पॉइंट्स डाले थे हमारे संविधान में। फिर जनप्रतिनिधि से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखे उन्होंने दस्तावेज लिखने पर जूझ रहे थे। अब उन्होंने ये चीज़ें सब फ्यूचर को ध्यान में किया, हमें उनके लिए नहीं बनाना, ये सब हमारे लिए बनाना था। और हमारी जिम्मेदारी क्या, इस संविधान को अच्छे से पढ़ो और समाज में अप्लाई करो और जागरूक नागरिक बनो। ये कौन बोल रहा है, ये हमारे संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई है वो पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम सब की जिम्मेदारी कि हमें संविधान में जो मूलभूत जो अधिकार वगैरह दिए हैं उनको कैसे यूज करना है, हमारा क्या दायित्व बनता है, वो सब दिखा हुआ है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या बोल रहा है, इसको अंडरस्टैंड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेज इन विच दे ट्राइड टू बैलेंस द कॉन्सर्न। इसी किसकी बात कर रहा है कि हमें चाहिए क्या, इस संविधान को समझो, इसको ऐसे टाइम पास हमें बिल्कुल नहीं करना है। केवल क्या, बुक्स पढ़ा, अच्छे से रट्टा मारा, 100 में से क्या 90% लेके आ गए, चलो नेक्स्ट क्लास में 9th क्लास में गए, ऐसे करके 12th क्लास पास, फिर बीए कर लिया, बीए करने के बाद क्या किया, बीएससी जो भी आपने किया, और फिर आप लगे जॉब लगे, क्या किया, टाइम पास करते रहो, वहाँ पर पैसे कमाओ और घर आकर सो जाओ। ये काम नहीं है हमारा। हम लोग मानव है और मानव की तरह हमें एक सुप्रीम काम करके दिखाना है, क्योंकि हम लोग कौन है, एक जिम्मेदार नागरिक है, क्योंकि ये संविधान हमें बता रहा है। इसलिए 8th क्लास में ऐसा पढ़ो कि एक लीडर बनो, देश का भविष्य तय करने वाले बनो। आपका दूसरा कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा, आप लोगों को तय करना, समझ आ रहा है। इतना आपके अंदर पोटेंशियल है भाई, तुम लोग कोई कम थोड़ी हो। तो क्या करना है, समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक से, हमें क्या चाहिए, पावरफुल डेमोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए, जो हर मैटर में क्या हो, अवेयर हो और जागरूक हो। हम सभी लोगों का क्या नहीं, उनमें रोल रहेगा, समझ आ रहा है। जब एक स्कूल होती है या एक फैमिली होती है या फिर हमारा सोसाइटी होगी, एक छोटे लेवल पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब हम टीम में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट की टीम है या फुटबॉल की टीम है, जब वो क्या करती है, एक टीम में काम करती तो उनको विजेता मिलती है, वो विनर बनती है। और टीम में काम नहीं करेगी तो क्या उनको हार का सामना भी करना है, हर बार वो जीतेगी नहीं। लेकिन टीम में काम करेगी, हार जाएगी लेकिन वो उनको साथ क्या रहेगा, फिर भी स्ट्रांग बनी रहेगी। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बनाना है। तो सबकी जिम्मेदारी है, केवल एक व्यक्ति की नहीं है। क्यों जिम्मेदारी सबकी, इसलिए जिम्मेदारी है, क्यों, ये हमारे लिए बना है। बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ ही चिंताओं को किस तरह से हल किया, और उन्होंने क्या किया, इस थ्रू हल दिया। लेकिन ये काम जो देर का है, डेमोक्रेटिक समाज, सोशल डेमोक्रेटिक यानी सामाजिक लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए जिम्मेदारी किसकी है, उन लोगों ने ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, प्रावधान किए हुए हैं, लेकिन ये सब जिम्मेदारी है हम लोगों की। एक शिक्षक के होने नाते क्या जिम्मेदारी, एक स्टूडेंट के होने क्या जिम्मेदारी, एक नागरिक के होने नाते, ये परिवार का सदस्य होने के नाते, या कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करने के नाते कर्मचारी के होते मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो ये हमें जागरूक होना है, मन कॉमन सेंस हमारे अंदर आना चाहिए। रट के इसको एग्ज़ाम पास करना ही नहीं है, इसको समाज में अपने सामने उतारना भी है और आगे दिखाना भी कि हम लोग इसके लायक है। और बोला करो जो गलत काम हो रहा है उसके अगेंस्ट में, समझाया नहीं आया, ये संविधान हमें बता रहा है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में आपके सामने आएगा, और फिर उसमें हम अच्छे से करके डिस्कशन करेंगे ये फेडरलिज्म वगैरह इनका सबका क्या क्या मीनिंग है, और कुछ कुछ इसमें फैक्ट भी है, वो भी याद करते जाओ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। CTET जैसे एग्ज़ाम में ये जो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से कोटेशन निकालेगा और आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन में रख देगा, फिर आपको क्या करना है, उसको हल करना। लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन क्या करता है, आपकी समझ से परे चला जाता है, आपसे ऊपर से चला जाता है। मैं थोड़ा सा हायर लेवल पर भी फोकस कर रहा हूँ, और जो आपको 8th क्लास में पढ़ रहे हो तो उसमें भी थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ें
नॉर्मल तरीके से समझाऊँ, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए इसको डीप में पढ़ना ज़रूरी है और याद भी करना है। बाद में आप शॉर्ट्स नोट की तरह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले क्या पढ़ो, पूरा ब्रीफ में, अच्छा के डिटेल में पढ़ो, फिर ब्रीफ में चलेगा। ठीक है, ओके बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी करिए, बेल आइकन दबा के रखना है, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, 6 से लेकर 12th क्लास तक जितना भी मैटर है SST का बिल्कुल मज़े से करवाऊँगा। ओके बाय, जय हिंद।